उसने जैसे ही ऋषभ को मारने के लिए थप्पड़ मारा तो ऋषभ एक और हट गया, जिससे तारा का थप्पड़ सीधे कबीर के गाल पर पड़ा। तीनों ही अचानक से हुई इस गलती से हैरान रह गए। हालांकि थप्पड़ ज्यादा जोर से नहीं लगा था, लेकिन तारा के लिए तो यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। कबीर गाल पर हाथ रखे एकटक तारा को देख रहा था। वहीं ऋषभ समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं, तारा तो उसकी जान लेकर ही मानेगी। वह जल्दी से अब थोड़ा पीछे हट गया और कबीर के पीछे जा खड़ा हुआ। तारा की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी इस बात के एहसास से ही कि उसने अपने कबीर पर हाथ उठाया है। कबीर ने जब उसे रोते देखा तो जल्दी से अपने गले लगा लिया और हंस पड़ा। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तारा रोते हुए बोली, ये सब इस ऋषभ की वजह से हुआ है। ऋषभ को तारा का रोना अच्छा नहीं लगा। वह आगे बढ़ उसे चुप कराने लगा। यार तारा, मेरी गलती नहीं थी। तुमने मुझे मारा तो मैं बस अपना बचाव कर रहा था। मुझे क्या पता था कि ये थप्पड़ कबीर को लग जाएगा। कबीर ने तारा के आंसू पोंछे और उसके बिखरे बालों को ठीक किया। सब भूलकर अब तुम दोनों आंगन में चलो और शांति से बैठो। तारा ने नाराजगी से ऋषभ को देखा तो वह खुद ही उसके पास आ खड़ा हुआ। तारा ने उसे खूब मारा। जब उसका गुस्सा शांत हो गया तो उसने मारना बंद कर दिया। पत्थर जैसा शरीर है तुम्हारा, मेरे ही हाथ में लग गई राक्षस। आई हेट यू पार्टनर। ऋषभ ने हंसकर उसे गले लगा लिया। बट आई लव यू पार्टनर, कहकर वो जल्दी से आंगन की तरफ भाग गया। कबीर तारा भी हंसते हुए वहां पहुंच गए। ऋषभ ने जय को जब माही के साथ बैठे देखा तो बोला, तू उधर क्या कर रहा है? इधर हमारे साथ आकर बैठ। जय, मैं क्यों आऊं? मुझे तो बाकायदा यहाँ बिठाया गया है। हाँ, अगर आपको इतनी ही जलन हो रही है तो आप भी आकर अपनी लाइफ पार्टनर के पास बैठ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सुन ऋषभ झेप कर रह गया। कुछ भी मत बोल। सभी ऋषभ को ऐसे देख उस पर हंसने लगे तो वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। रोहन राशि से बार बार अलग आने का इशारा कर रहा था। पहले तो राशि ने मना किया, लेकिन बाद में रोहन की तरफ देखकर अपनी माँ से कहा, मैं पानी भी कराती हूँ। वह उठकर किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद रोहन भी वहां जा पहुंचा और उसे अपने कमरे में ले गया। राशि, जल्दी बोलो, क्या बोलना है? रोहन ने उसे रुकने को कहा और कबर्ड से एक बॉक्स निकालकर राशि को थमा दिया। राशि ने उसे खोलकर देखा तो उसमें खूबसूरत ब्रेसलेट था। राशि यह देख बहुत खुश हुई। ये तो बड़ा ही प्यारा है। रोहन ने उसे वो पहना दिया। होगा, पर मुझसे ज्यादा नहीं, है ना? राशि ने हंसते हुए हाँ कहा। दोनों जैसे ही गले मिलने को हुए कि वहां अंश आ गया। चाचू, मुझे नींद आ रही है और मुझे आज आपके साथ सोना है। रोहन ने आगे बढ़ उसे गोद में उठा लिया और राशि की तरफ देखा। मैं जाऊं? राशि ने अंश के सिर पर प्यार से हाथ रखा। कोई बात नहीं, तुम इसे सुला दो। रोहन अंश को लेकर ऊपर चला गया और राशि आंगन में जा बैठी। कुछ देर बाद सभी ने सोने का डिसाइड किया। सारे भाई राशि के पापा और सुनी के चाचा जी को लेकर ऊपर चले और घर की लेडीज नीचे आंगन में सो गईं। ऋषभ की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। इस कहानी की लेखिका कुछ वक्त नीरा बाद शर्मा है। जब उसने देखा कि सभी सो गए हैं तो वह चुपके से उठा और दबे पांव सीढ़ियों से उतर आंगन में पहुंचा। अंधेरे की वजह से उसे कुछ खास अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि सुनी किधर सोई है। साथ ही उसे यह भी डर था कि कहीं किसी गलत लड़की को पकड़ लिया तो पिटाई तो होगी ही, साथ में उसके प्लान का भंडाफोड़ हो जाएगा। वह परेशान सा एक और खड़ा हो गया कि उसकी नजर दुपट्टा ओढ़े लड़की पर पड़ी तो ध्यान आया कि यह तो सुनी का दुपट्टा है। वह खुशी खुशी उधर जा बैठा और जैसे ही दुपट्टे को चेहरे से उठाया तो शालू को देखकर पीछे हटा, जिससे बैलेंस बिगड़ने से वह गिर गया। अरे यार, ये तो रॉन्ग नंबर है। तभी उसकी नजर अपने पास ही सबसे कोने में लेटी हुई सुनी पर पड़ी। ऋषभ ने जब उसे देखा तो राहत की सांस ली। लो, तो मोहतरमा यहाँ है। वह जल्दी से उसके पास आ बैठा और सुनी के चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे किया और उसके पास लेट आराम से उसे सोते हुए देख सोचने लगा, कितनी मासूम सी है ये लड़की, और जब ये इतनी प्यारी है तो हमारे बच्चे कितने प्यारे होंगे। कैसे अपनी मीठी सी आवाज में मुझे वो बाबा या पापा कहकर पुकारा करेंगे। ऋषभ खुद से शर्माने लगा। अरे यार, मैं तो पागल हो गया हूँ इस लड़की के चक्कर में।
अच्छा खासा रावण था, लेकिन इसके प्यार में अब कुछ सूझता ही नहीं। वह पीठ के बल लेट गया और खुले आसमान को देख सोचने लगा। एकदम से इतनी सारी खुशी मिल गई है कि संभाली नहीं संभाली जा रही। वह वापस करवट ले सुनी की तरफ चेहरा कर लेट गया और उसे देखने लगा। दूसरी तरफ मंजीत, रोहन, जय और देव चुपके से उठे और कबीर की ओर देखा, जो चुपचाप सोया हुआ था। रास्ता साफ देख सभी लाइन बना धीरे से वहां से निकले और सीढ़ियों पर खड़े हो आंगन में ऋषभ को देखने लगे। ज्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा था, पर इतना पता था कि ऋषभ एक तरफ कोने में आराम से लेटा हुआ है। देव फुसफुसाया, कुछ दिख ही नहीं रहा, ये सुनी से मिलने गया है या चादर तान कर सोने। जय, हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। टारगेट के थोड़ा नजदीक रहेंगे तो उसकी गतिविधियों पर अच्छे से नजर रख सकेंगे। वह धीरे से आगे बढ़ा, बाकी भी लाइन बना उसके पीछे चल दिए। कुछ आगे बढ़ दीवार की आड़ में छुप जय ने बिना मुड़े ही हाथ से रुकने का इशारा किया। अगले कुछ पलों तक पीछे से कोई हलचल ना होने पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कबीर नाराज सा खड़ा उसे घूर रहा था। उसको यूं अचानक सामने देख जय का तो दिल ही बैठ गया। हलक से कोई आवाज ही नहीं निकली। उसने देखा कि बाकी सारे भाई वहीं पीछे सीढ़ियों के पास ही उदास से खड़े हैं। कबीर ने उसे उंगली से इशारा कर वहां से वापस चलने को कहा तो जय चेहरा लटकाए वापस चल पड़ा। कबीर भी लौटकर जाने को हुआ कि रुका और वापस मुड़ आंगन में ऋषभ की ओर देखने लगा कि पीछे से जय वापस आ गया और उससे फुसफुसाया, ये गलत है, हमें भेजकर खुद मजे ले रहे हो, थोड़ा देख लेने दो ना सर, क्या बिगड़ जाएगा आपका। कबीर खुद के पकड़े जाने पर पहले तो हड़बड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसे वापस ले जाने लगा। जय वापस जाने को राजी नहीं था तो हार कर वह जय को अपने कंधे पर डाल वहां से टेरेस पर चला गया। बाकी दोस्त भी उनके पीछे हो लिए। सुनी करवट बदलने को हुई कि उसकी आंखें खुल गईं तो सामने लेटा ऋषभ दिखाई दिया। सुनी उसे वहां देख हड़बड़ा कर उठ बैठी तो ऋषभ भी जल्दी से उठ बैठा और कुछ कहने को ही सुनी को चुप रहने का इशारा किया। वह उसका हाथ पकड़ खड़ा कर अपने साथ ले गया। दोनों वहीं पेड़ की आड़ में जाकर खड़े हो कुछ वक्त एक दूसरे को खामोशी से देखते रहने के बाद एक दूसरे के गले लग गए। कुछ वक्त तक चुपचाप खड़े रहने के बाद ऋषभ धीरे से बोला, यहाँ मेरा सुकून खत्म हो चुका है और तुम हो कि आराम से सो रही थी। पता भी है कितने दिनों बाद मिले हैं हम दोनों। सुनी, हमें भी तो आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन क्या करें, सभी लोगों की नजरें हम ही पर जमी हुई थी। ऋषभ, बस कल शाम तक की बात है, फिर तुम्हें और मुझे कोई दूर नहीं करेगा, ये सारा नाटक खत्म हो जाएगा। दोनों अब एक साथ बैठ गए और बातें करने लगे। तारा ने करवट ली तो दोनों चुप हो गए। सुनी को अब डर था कि कहीं कोई जाग गया तो बड़ी फजीहत होगी। ऋषभ ने सुनी को ज्यादा तंग नहीं किया और फिर रात भी काफी हो चुकी थी। ऋषभ, जाकर सो जाओ, वैसे भी कल सुबह जल्दी उठना है। सुनी उठकर जाने लगी कि ऋषभ ने उसे रोका। अच्छा, मेरा एक काम करना है तुम्हें। उसने सुनी को कुछ समझाया तो वह थोड़ी परेशान सी बोली, लेकिन ऋषभ, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। सुनी वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गई। ऋषभ भी टेरेस पर जाकर लेट गया। जय, देव, मंजीत, रोहन और कबीर ने चुपके से आंखें खोल उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए वापस लेट गए। अगले दिन सुबह से ही घर में सगाई की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। दोपहर हो चली थी। ऋषभ की नज़र घर के हर सदस्य पर थी, क्योंकि अब वह कबीर की चाल उसी पर चलने वाला था।